आज लॉकडाउन के 34 दिन पूरे हो गए और इस बीच में प्रधानमंत्री 26 तारीख को मन की बात करके गए, जो एक तरफ़ा वो करते हैं, और फिर 27 तारीख को उन्होंने मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। अपने मन की बात में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि देश एक टीम बना करके काम करता है, लेकिन 27 तारीख को जब मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की तो उस दिन टीम बनाने की बात फिर नहीं की गई। उस दिन फिर ये कहा गया कि जिसको जो करना है कर लीजिए। कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा की। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर टीम बना करके काम करना होता है तो इस बात का संज्ञान आपने 24 तारीख को रात को क्यों नहीं लिया? आपने 4 घंटे के नोटिस के ऊपर पूरे देश को ठप कर दिया। अब आप कह रहे हैं मुख्यमंत्रियों को अपने हिसाब से रणनीति बनाइए, और तब आपने किसी मुख्यमंत्री से राय लेना भी जरूरी नहीं समझा। आप जनता को कह रहे हैं कि आप सबको इसके अंदर टीम बना करके काम करना है, तारीफ कर रहे हैं, हाँ सारी जनता हमारे साथ है। आपने उस जनता को भी विश्वास में नहीं लिया। आपकी एक डिजास्टर मैनेजमेंट टीम जो जनवरी से काम कर रही थी, उस टीम ने समय समय पे कई सुझाव दिए थे। आपने पूरे देश के साथ साझा भी नहीं किया कि आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट इतने बड़े इस संकट का मुकाबला करने के लिए कैसे तैयारी की है। तो जनवरी और फरवरी में वो काम कर रहे थे, मार्च का महीना शुरू हो चुका था और आप तो फरवरी में मस्त थे ट्रंप को रिसीव करने के लिए, 1 लाख की उसकी भीड़ जुटाने के लिए, जब दुनिया में ये महामारी फैलना शुरू हो चुकी थी, जब हिंदुस्तान में बाहर से हमारे जो आ रहे थे हिंदुस्तानी वापस हिंदुस्तान के अंदर, उनमें से कुछ लोग इस कोरोना वायरस को लेके आ रहे थे। तो जो ट्रंप के साथ लोग आए थे तो क्या उनकी टेस्टिंग हुई? जो बाहर से हमारे हिंदुस्तानी आए तो उनकी टेस्टिंग किस ढंग की हुई या क्वारंटाइन हुई? क्या आप देश जानता नहीं है? और इसलिए ये कह देना कि टीम बना करके काम करना है, लेकिन खुद जो मन में आए वो करना, और पूरे देश को जिस ढंग से आपने लॉकडाउन में फेंका, आज लॉकडाउन के इस हालात के अंदर जब सबसे ज़्यादा प्रताड़ित इस देश का मजदूर हो गया है, छोटा किसान हो गया है, खेत मजदूर हो गया, दिहाड़ीदार हो गया, रोज कमा के खाने वाला और रात को चूल्हा जलवाने वाला वो व्यक्ति जब परेशान और हताश हो गया है, आज आप ये कह रहे हैं आप अपने अपने हिसाब से रणनीति बना लीजिए। इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि दोगली नीति बंद कीजिए, कन्फ्यूजन पैदा करना बंद कीजिए, और अभी भी समय रहते हुए सबको सचमुच साथ लेके चलने की बात कीजिए। एक समान नीति बनाने की कोशिश, ये संज्ञान ऑफ कोर्स लेते हुए कौन सा हॉटस्पॉट है, कौन सा ग्रीन स्पॉट है, ये देश पूरा एक है, बाउंड्रीज लगी हुई हैं, आवागमन होना है, समान इधर उधर जाना है, ट्रेनों को चलना है, ये सब कुछ होना है। तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सबको साथ लेकर के नीति बनाने की ज़रूरत है, और लाजमी बात है उसमें मुख्यमंत्रियों का, विपक्ष का, ट्रेड यूनियंस का, किसानों का, मजदूरों का, महिला संगठनों का, सबका रोल बनता है। इसलिए सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं इस मौके के ऊपर जो कहना चाहती हूँ वो ये है, आपने बड़ी तारीफ़ की कि हमारे सरकारी कर्मचारियों ने, हमारे फ्रंट फाइटर्स ने, डॉक्टर्स, नर्सिस, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी, उनके अलावा आपने जिक्र किया रेलवे वालों का, आपने जिक्र किया हमारी उड़ानें बढ़ी, 3 लाख उड़ानें चले, आपने पोस्टल डिपार्टमेंट्स का भी जिक्र किया, सभी कर्मचारियों का, बैंक्स का भी जिक्र किया। जब आप इनके जानते हैं कि इनके बिना देश को चलाए रखना मुश्किल था और उन्होंने सेवाएं दी, तो फिर उनके ऊपर तलवार क्यों लटका रहे हैं? मेरी फिर से मांग है, मैं उन लोगों की मांग को दोहरा रही हूँ ट्रेड यूनियंस की तरफ से, जो आपने डियरेंस अलाउंस फ्रीज करने का निर्णय लिया है उसको रद्द कीजिए। जो आपने 48 लाख कर्मचारियों का ये डीए और लगभग 65 लाख पेंशनर्स का जो डियरेंस रिलीफ जिसको बोलते हैं डीआर, उसको आपने फ्रीज करने का निर्णय लिया, उसको रद्द कीजिए। आप कहते हैं कि सफाई कर्मचारियों ने बहुत बढ़िया काम किया, उस पर पुष्प वर्षा की लोगों ने। आपको मालूम है कि हमारे सफाई कर्मचारी गटर में उतरते हैं और मर जाते हैं, उनको कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई सरकारी इंतजाम उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी ही नहीं होते, ठेके पे रखे जाते हैं।
रोज कमाना रोज खाना उनकी ड्यूटी है, इसलिए मरते रहते हैं। वो तो पेंशन लेने वाली उम्र तक पहुंच ही नहीं सकते हैं जिस पेंशन का आपने जिक्र किया और तथाकथित पेंशन बनाई। वो तो 45-50 साल की उम्र में बीमारियों से घिर करके मर जाते हैं। तारीफ करना एक बात है, उनको सुविधा देना दूसरी बात है। इसलिए सरकारी कर्मचारी और पब्लिक सेक्टर, इनकी मजबूती के लिए आज उनके ऊपर जो गलत निर्णय लिए जा रहे हैं उन निर्णय को वापस लीजिए। आज फिर मैं ये भी सुन रही थी कि मिस्टर गडकरी ने ये कह दिया कि ESIC का जो पैसा है वो पैसा ले करके मजदूरों को पगार देने के लिए इस्तेमाल कर लो। क्यों इस्तेमाल कर लो जी? ESIC और PF का पैसा, ESIC का पैसा, PF का पैसा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की शेयर से बनता है। उस कानून के तहत उसको मजदूर के लिए कहाँ खर्चा जाएगा वो तय है। वो पैसा उसी काम के लिए वहाँ खर्च होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जब बहुत से देशों ने 8%, 9%, 10% GDP का शेयर दिया है कोविड-19 से फाइट करने का, तो हिंदुस्तान का सिर्फ 1% से भी कम शेयर क्यों है GDP के लिए? इसलिए मैं आज फिर कहती हूँ, जो बड़ा सेक्टर है वो पगार दे, रिट्रेंचमेंट नहीं करे, लेकिन जो MSME है सरकार क्यों नहीं उनका वेतन दे सकती? मजदूर के पैसे के ऊपर उनकी नज़र क्यों है? अगर आप चाहें तो 3 महीने के लिए सरकार को अपने इस कोविड-19 के कहर से जूझने के लिए जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसमें से पैसा दिया जाना चाहिए। मैं नहीं कह रही कि MSMEs के ऊपर बोझ डाला जाए, मैं ये कह रही हूँ मजदूरों को 3 महीने 4 महीने जो पगार देनी पड़े आप उस फंड में से दीजिए, और उस फंड को मजदूरों के पैसों से इकट्ठा करने की और कर्मचारियों के पैसों से इकट्ठा करने की आप कोशिश कर रहे हैं, जो कि पहले ही 1 दिन की अपनी पगार दे चुके हैं। और PM केयर फंड की जवाबदेही क्या है? जो PM रिलीफ फंड था वो तो पार्लियामेंट को जवाब देता, उसकी तो ऑडिटिंग होती थी, उसमें तो अपोजिशन लीडर भी थे उस बॉडी में। लेकिन PM केयर्स में तो प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन है और कुछ मेंबर हैं, वो ट्रस्ट है, उसके ऊपर तो CAG को भी कोई हक नहीं उसकी ऑडिटिंग करने का। और आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और देश को बताएंगे भी नहीं, और फिर जनता से ही मूठना चाहते हैं आप। कहाँ हैं आपके दोस्त? वो मित्र आपके धन कुबेर कहाँ हैं? अरबोपति खरबोपति विदेशी यात्राओं के दौरान आप उनके लिए बिजनेस बटोर करके लाते हैं। वो हमारे सरकारी बैंकों से पैसा उठाते हैं, वापस नहीं करते हैं, उनमें से कुछ देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और आप उनको अभी भी कंसेशन पे कंसेशन दे रहे हैं। उनकी टैक्स की जो है वो कटौती कर रहे हैं, उनका वेल्थ टैक्स आप माफ़ कर चुके हैं। तो उन धन कुबेरों को आप कब इस्तेमाल करेंगे? उनकी थैलियां कब खुलेंगी? इसलिए कर्मचारियों पे हमला बंद कीजिए, MSMEs को पैकेज दीजिए, किसान की तरफ मुंह देखिए, FCI के गोदाम खोलिए। अनाज सड़ना शुरू हो गया है, बारिश आ गई है, भीगना शुरू हो गया है, और जो रबी की फसल किसान उठा रहे हैं उनके लिए मंडियों में जगह नहीं है। आप कोई नई जगह भी नहीं तलाश रहे हैं और उनको पास भी पूरे नहीं दे रहे हैं, अभी भी बाधाएं उनको पड़ रही, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। इसके साथ साथ मैं आपसे सीधे सीधे ये कहना चाहती हूँ, क्या हम देख रहे हैं कुछ लोग अपने विद्यार्थियों को ले गए, कुछ राज्य अपने विद्यार्थियों को ले जा नहीं रहे। हमारे जो बिहार के विद्यार्थी हैं कोटा में, वो अभी भी भूख हड़ताल किए हुए हैं। तो ये कौन सी नीति है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कह रही है एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे क्रॉस नहीं कर सकते। मिस्टर गडकरी कह रहे हैं कि अपनी अपनी जगह पे बैठे रहिए। अमित शाह ने भी कह दिया कि MHA की गाइडलाइंस मानना होगा, अपनी अपनी जगह पे रहिए। और कुछ मुख्यमंत्री हैं कि बसें भेज रहे हैं और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और हमने देखा हरियाणा से लोगों को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भेजा गया, उत्तर प्रदेश से कुछ को महाराष्ट्र भेजा गया और उत्तराखंड भेजा गया, हिमाचल से कश्मीर भेजा गया, हरियाणा से हिमाचल भेजा गया, वो सब भी चल रहा है। और कुछ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार हमको इजाज़त नहीं दे रही है, बॉर्डर्स बंद किए जाएंगे, और दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर सील कर दिया आपकी हरियाणा की सरकार ने। तो ये डबल नीति क्यों चल रही है? ये अगर देश एक है और आपके मन में आया और अचानक पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया, और आप जब स्थितियों से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना है, तो अराजकता की स्थिति क्यों बनाई जा रही है? इसलिए ये सीन जो हमें देखने को मिल रहे हैं
कि आगरा के अंदर जो हमारे मजदूर क्वारंटाइन किए गए, उनके आगे ऐसे पानी की बोतलें और डिब्बियां फेंकी जा रही हैं, बिस्किटों की और खाने के पैकेट फेंके जा रहे हैं, जैसे कुत्तों के आगे फेंके जाते हैं। कुत्तों के साथ गरीब आदमी सड़क के ऊपर से दूध बटोर रहा है और सीन आ रहे हैं कि जहां से कुत्ते सड़े हुए खाने को चुन रहे हैं, उसी खाने में से कुछ भूखे प्यासे मजदूर खाना चुनने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी हमें मालूम है कि हमारे देश के अंदर 20 लाख से ज़्यादा बच्चे वो हैं जो अनाथ हैं और सड़कों पे ही सोते हैं। आज वो जिंदा हैं, मुर्दा हैं, बचेंगे नहीं बचेंगे नहीं मालूम। बहुत से बेघर लोग मरना शुरू हो गए हैं। दिल्ली की भी खबर आ गई, जिसको एक ने रेस्क्यू किया था, अल्टीमेटली वो हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। आप जिनको कह रहे हैं कि कैश ट्रांसफ़र हो रहा है, राशन मिल रहा है, खाना मिल रहा है, हम ये कहना चाहते हैं, सरकार जितना खाना दे रही है या सरकारें दे रही हैं, उतनी ही गिनती में और उससे ज़्यादा तादाद में इस देश के अंदर स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं। मजदूर और किसान लगे हुए हैं, विद्यार्थी नौजवान लगे हैं, महिलाएं लगी हुई हैं और धार्मिक संस्थान लगे हुए हैं। सरकार के पैसे से नहीं, ये लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स लगे हुए हैं जो खाना खिला रहे हैं, लाखों की गिनती के अंदर ये खाना खिला रहे हैं। तो सरकार कहाँ है? सरकार का रोल कहाँ है? हम ये कहना चाहेंगे। और इसीलिए लोग कोविड से मरेंगे कि भूख से मरेंगे, अगर ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा, हमारा श्रमिक कुपोषण का शिकार हो जाएगा और आने वाले दिनों में भूख से होने वाली मौतें कोविड से होने वाली मौतों से कहीं ज़्यादा हो जाएंगी। और आज तो अभी मालूम भी नहीं, उसकी खबरें नहीं आ रही कि क्या क्या किया जा रहा है। आपने इन सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए जो हमारे श्रमिक हैं उनको भिजवाना चाहिए। जब विद्यार्थी जा पा रहे हैं, पिलग्रिम्स जा पा रहे हैं, कुछ जगहों पे मजदूरों को कुछ सरकारें पहल लेके भेज रही हैं, उसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है। तो जब क्वारंटाइन वाली जगहों पे फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन भी नहीं हो पा रही है, तो आप फिजिकल डिस्टेंसिंग के जरिए से उनको पहुंचाने का इंतज़ाम क्यों नहीं करते? जगह जगह ट्रकों में बुरी तरह से लदे हुए छुपे हुए मजदूरों के ट्रक पकड़ पकड़ के उनको आप जिन क्वारंटाइन में डाल रहे हैं, वहाँ भी कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं और उनकी भूख प्यास का इंतज़ाम नहीं हो रहा है। तेलंगाना से हमको शिकायत आई कि खाना नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही है। जगह जगह पे फंसे हुए मजदूरों की बहुत दुर्गत हो रही है, बहुत बुरी हालत हो रही है। इसलिए उनको पहुंचाने का इंतज़ाम होना चाहिए। अपनी रेलवे पे भरोसा कीजिए, रेलवे के अधिकारियों पे भरोसा कीजिए, उनसे बोलिए कि इंतज़ाम करना है, वो प्लान बनाएंगे और किस तरीके से मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाना है। क्योंकि काम के शुरू होने में कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, थोड़ा थोड़ा होगा तो उसी प्रदेश के मजदूरों के जरिए से होगा, वो चलता रहेगा। लेकिन जिनको घरों में पहुंच रहा है उनको घरों के अंदर पहुंचाने की बात की जानी चाहिए। आखिर में मैं एक बात फिर दोहराना चाहती हूँ, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपसे फिर कहना चाहती हूँ, आप ऊपर बोलते रहते हो सबको साथ लेके चलिए, सब एक साथ चलेंगे, लेकिन आपके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को ये समझ नहीं आ रही है या कि उनकी सोच ही वही है, वो यही करते रहना चाहते हैं। आपके स्पोक्स पर्सन जो कर्नाटका के हैं मिस्टर हेगड़े, इतनी जहरीली ट्वीट्स वो देते हैं कि ट्वीट के जो हैंडलर्स हैं उन्होंने कहा कि हमने आपकी ट्वीट जो है ब्लॉक कर दी है, आप इसको हटाइए। वो बोलते हैं नहीं हटाऊंगा। आप संज्ञान ले रहे हो? आप तो इस कोविड के टाइम में विरोधियों को पकड़ करके जेलों में डालने के काम से रुक नहीं रहे। आपकी होम मिनिस्ट्री लगातार बिजी है, बहाना मिल गया है इस मौके के ऊपर। कितने विद्यार्थियों को आप जेलों में ठूस रहे हो, दिल्ली के दंगों का नाम लेके और जामिया मिलिया के अंदर जो राइट्स हुए, जो कि पुलिस ने हमला किया वहाँ पर, बाकी चीज़ों को छुपाते हुए आप बच्चों के ऊपर आपकी होम मिनिस्ट्री आक्रमण कर रही है और आपके लोग जहर फैला रहे हैं। कोई आप एक्शन नहीं लेना चाहते। और आपके उत्तर प्रदेश के एक एमएलए ने साफ उस वायरल हुआ वो वीडियो, और वीडियो बनने दिया उन्होंने खुद बनवाया कि किसी मुसलमान से सामान नहीं खरीदो। तो आप कैसे देश को साथ लेके चलेंगे? आप कह रहे हैं सारा देश एक साथ चलेगा। आप इस देश के बंटवारे की जो राजनीति है
उसको जो लोग कर रहे हैं, जहर फैला रहे हैं, मीडिया का हिस्सा उस जहर को फैलाने से हटता नहीं। आप कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है जब तक आप इसके ऊपर ये नहीं कहेंगे कि मेरी सरकार सचमुच में किसी को नहीं बख्शेगी जो ये जहर फैलाएगा, तब तक ये जहर रुकेगा नहीं। इसलिए मैं आज पूछना चाहती हूँ, जो ये जहर फैला रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, खून का तो कोई धर्म नहीं होता ना। खून तो ब्लड ग्रुप के हिसाब से चढ़ाया जाता है एक्सीडेंट पेशेंट को, या ऑपरेशन के दौरान पे जब खून की ज़रूरत होती है, जब आप किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट कराते हैं, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं, तब भी ब्लड ग्रुप के हिसाब से खून दिया जाता है। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी के हिसाब से नहीं दिया जाता है। और अब ब्लड का जो एक हिस्सा होता है प्लाज्मा, उससे डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट शुरू किया है। हालांकि कोई अभी तक कोई इंजेक्शन नहीं बना, दवाई नहीं बनी कोविड की, लेकिन ट्रीटमेंट में अभी प्लाज्मा का इस्तेमाल करना शुरू हुआ। तो जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी प्लाज्मा ही हेल्प करेगी। तो क्या अब आप पूछेंगे कि ये प्लाज्मा किसकी है? हिंदू की है, सिख की है, कि मुसलमान की है, कि तबलीगी की है? क्या पूछेंगे आप? कोई पूछेगा इस देश के अंदर उस ट्रीटमेंट के दौरान? क्योंकि प्लाज्मा भी जब स्टोर की जाएगी तो धर्म के आधार पे टैग नहीं लगा होता, ब्लड ग्रुप के हिसाब से टैग लगा होता है। कई बार एक ही फैमिली के किसी भी मेंबर का एक दूसरे के साथ ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा होता है, उनको बाहर से ब्लड ग्रुप देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब मेडिकल साइंस इतना कुछ हमारे चक्षुओं को खोल करके बता रही है कि दुनिया में क्या होता है क्या नहीं, और घर परिवार में कोई बीमार होता है, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो भी हमको मालूम है कि ब्लड ग्रुप या प्लाज्मा किसी धर्म के आधार पे नहीं होता है। विज्ञान का सत्य है कि वो शरीर के अंदर है और उसका एक ही रंग होता है। प्लाज्मा का अलग है, वो सबका एक सा रंग है। खून लाल है तो सबके बदन के अंदर काला, पीला, नीला नहीं, लाल खून ही बह रहा है। इसीलिए मैं आज फिर अपनी बात को यहीं पे ही, इसी मुद्दे पे ही समाप्त करना चाहती हूँ कि अगर इस तरीके की नफरत की राजनीति खत्म नहीं होगी तो हम एक देश होने के नाते अपनी सदियों पुरानी सभ्यता को नुकसान भी पहुंचा रहे होंगे और अपने देश के अर्थतंत्र को फिर से रेल पटरी पे लाने की बजाय अपने ही देश के अर्थतंत्र के एक बहुत बड़े हिस्से के ऊपर गहरी चोट कर रहे होंगे। इसलिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अभी भी देर नहीं हुई, पूरे देश को लेके साथ चलना जरूरी है। चीफ मिनिस्टर्स को सबको साथ लेके राष्ट्रीय स्तर पे एक स्टेज वाइज रणनीति बनाना जरूरी है। जो राज्य मदद मांग रहे हैं उनको मदद देना जरूरी है, और हमारे मजदूर जो धन दौलत पैदा करते हैं और सेवाएं देते हैं उनकी खैरम खा लीजिए। आज उनके लिए गोदामों के मुंह भी खोलिए और उनको कैश ट्रांसफ़र भी कीजिए। ये आज इस देश की निहायत आवश्यकता है। इतना ही कहते हुए आज मैं विदा लेती हूँ। मई दिवस आने वाला है, तो मई दिवस के मौके के ऊपर मैं आप आम आवाम के साथ मज़दूरों के इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे फिर से अपनी बात कहने के लिए हाजिर होंगी। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, सलाम, जय हिंद।